हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 125 सीआरपीसी पे। दोस्तों देखिए 125 सीआरपीसी जब भी पति के ऊपर हो जाता है तो उसको मैक्सिमम जगह से सलाह मिलती है कि भाई तुम अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस डाल दो। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पत्नी अपने मायके ही जाती है और पीछे से आपको सलाह मिलती है कि आप सेक्शन 9 का केस डाल दो, आपको फायदा मिलेगा, आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा, आपको बोलने के लिए हो जाएगा कि आप उसको साथ में रखना चाहते हो, रिकॉर्ड पे चीज आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों कई बार होता है आप सेक्शन 9 का केस डाल भी देते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसे जो भी लोग जिन्होंने सेक्शन 9 का केस डाला होगा उसके बावजूद भी उनका मेंटेनेंस बंधा है। मतलब 2020 के बाद मैंने एक केस भी ऐसा नहीं देखा जहां सेक्शन 9 डला हुआ है तो मेंटेनेंस नहीं बंधा, यानी मेंटेनेंस बंद ही बंध रहा है, यानी सेक्शन 9 का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो देखिए वैसे आपकी परेशानी बहुत ज्यादा होती है, 498 में आपको बेल करानी पड़ती है, कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कई बार बहुत कुछ होता है, मतलब डीवी भी होता है, 125 भी होता है और आगे जाके मेंटेनेंस भी बन जाता है। तो आप एक और केस का बर्डन अननेसेसरी अपने ऊपर मत डालिए। सेक्शन 9 का कोई भी फायदा नहीं होता। सेक्शन 9 आप केवल तभी कीजिए जब आप जेन्युइनली अपनी वाइफ को वापस बुलाना चाह रहे हैं। अब होता है क्या है कि कई लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि सेक्शन 9 जब डालते हैं तो उस समय तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी वाइफ को वापस बुलाऊंगा, बट आफ्टर सम टाइम आपके ऊपर केसेज आ जाते हैं तो आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है और फिर आप उसको वापस नहीं लाना चाहते। अब आप सोचते हैं सेक्शन 9 का क्या करूं, वापस लोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप वापस लेते हो तो अपोजिंग काउंसिल जो होगा कहेगा देखिए गलत इंटेंशन से केस डाला था इसीलिए तो वापस ले लिया, तो कभी रखना ही नहीं चाहता था। और अगर आप उसे चलाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज जब तक सेक्शन 9 चलेगा आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के सेक्शन 9 से कोई फायदा थोड़ी हुआ। और जो वाइफ है आपकी वो आपसे लिटिगेशन एक्सपेंस और मेंटेनेंस भी सेक्शन 9 के केस में मांग सकती है, तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं कि 125 सीआरपीसी से बचने के लिए यदि आप सेक्शन 9 का फॉर्मूला आज के समय पे यूज करना चाहते हैं तो वो 10% भी सफल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। और दोस्तों देखिए चीजें थ्योरेटिकल करनी एक अलग बात होती है, बट जब हम कोर्ट में खड़े होकर के उन चीजों को रोज देखते हैं वहां पे जो प्रैक्टिकल निचोड़ निकल के आता है वो एक अलग चीज है। यानी कि कोर्ट में चल क्या रहा है, कोर्ट किस तरह से चीजों को अभी आज के समय पे देख रहा है, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। तो अभी तो सिंपल सी बात है, अगर 125 सीआरपीसी में आपसे मेंटेनेंस मांगा गया है तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आपकी जो वाइफ है आप ये साबित करो कि भाई वो करंट टाइम पे नौकरी करती है और उसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ यानी स्पेसिफिक प्रूफ यानी कोई सैलरी स्लिप उसकी दाखिल करो, या बैंक स्टेटमेंट ऐसी दाखिल करो जिसके अंदर उसकी सारी एंट्री जा रही हो, या उसका कोई ऑफर लेटर, मतलब ऐसा जिससे पता चले कि करंट टाइम पे वो जॉब कर रही है, ऐसा नहीं कि पुराना। फिर तो कह देगी कि पहले मैं जॉब कर रही थी, आज मैं जॉब नहीं कर रही हूं। केवल ये एक ही चीज ऐसी है जो आपके मेंटेनेंस को बचा सकती है। और इसमें भी ध्यान रखने की बात यह है कि जो आपकी वाइफ की सैलरी होगी वो अगर आपके इक्विवेलेंट है तो ही मेंटेनेंस बचेगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वाइफ की सैलरी तो 20,000 है, आपकी 1 लाख है, तो फिर कुछ ना कुछ जरूर मेंटेनेंस कोर्ट आपका बांध ही देगा। अब आप अपने आप को जितना भी सिक्योर कर सकते हो आप अपने रिप्लाई में सिक्योर कर सकते हो, यानी जो आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे वो बहुत दिमाग से फाइल करना है। बहुत सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपना जब जवाब दावा यानी रिटर्न स्टेटमेंट हमको भेजते हैं, हम पढ़ते हैं कि इसने क्या कर रखा है, मतलब रणनीति गलत, अब कैसे बचेंगे, कोई तरीका ही नहीं है बचने का। तो यानी पहले सोचना समझना है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। 125 की पिटीशन आपके पास आई, मान लेते हैं डेट 2 दिन के बाद है, तो इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना कि 2 दिन के बाद डेट है तो मुझे जाना ही जाना। आप एक डेट मिस कर सकते हो। अगर मान लेते हैं पहले तो पहली डेट पे एक्सपार्टी होगा नहीं, अगर मान लेते हैं कहीं पे हो भी गया तो वो एक्सपार्टी को आप सेटिस्फाइड भी करा सकते हो अगली डेट पे जाके, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि एक बार आपका जवाब गलत सबमिट हो गया तो उसके लिए फिर कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अमेंडमेंट भी देखो एक हद तक होता है।
ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरा अपना WSC चेंज करके दूसरा डाल दोगे। तो आप वर्जन चेंज नहीं कर सकते हो। आप केवल ये होता है अमेंडमेंट का मतलब कि भाई कहीं पे कोई डेट गलत हो गई, कहीं कोई नाम गलत हो गया, कहीं कोई लाइन रह गई, छूट गई, वो ऐड कर दी, ये होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मीनिंग ये नहीं होता, कई सारे लोग समझते हैं कि पूरा ही चेंज कर दूंगा। एक मामला था मेरे पास, उस मामले में ये था कि मेरी पत्नी ने ये बात मुझे पहले बता दी थी कि वो पहले से शादीशुदा है। एक वर्जन ये था, और अमेंडमेंट करने के बाद ये लिख दिया कि मेरी पत्नी ने मेरे को कभी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी। जब वो मेरे साथ रहने लगी तो उसके कुछ समय के बाद मुझे कुछ चीजें देख करके मालूम हुआ कि वो पहले से शादीशुदा थी। यानी देखो यहां पर ये जो अमेंडमेंट है ना, पूरा वर्जन ही चेंज कर दे रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे मालूम ही नहीं था, एक तरफ कह रहे हो मुझे मालूम था, और उसकी पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वहां पे, मालूम था कि भी और मालूम नहीं था कि भी। तो ये इस तरह का अमेंडमेंट थोड़ी चलेगा। मतलब आप इतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, यानी कि आपने इंटेंशनली झूठ बोला। तो कुल मिला के बात यही है कि आप जो अमेंडमेंट है वो एक हद तक, एक लिमिट तक ही कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि एक ही बार में सही जवाब दाखिल हो, अमेंडमेंट के चक्कर में मत पड़ो। और अगर अमेंडमेंट होगा भी तो जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज को जैसे लाना चाहते हो या कोई आपको मेजर अमेंडमेंट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कोर्ट उसके लिए आपको परमिट ही ना करे। तो दोस्तों, अगर 125 सीआरपीसी में आपकी वाइफ एजुकेटेड नहीं है और आपके कोई बच्चा भी है, तो मेंटेनेंस से बचने का एकमात्र उपाय कि आप रिप्लाई में चीज़ों को कितनी वाइसली हैंडल करते हो और किस तरह से चीज़ों को कोर्ट में प्रेजेंट करते हो। इसके बाद आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज के समय पे फिर मेंटेनेंस को अवॉइड करने का कोई भी रास्ता नहीं है, आप ये समझ लें। अब इसमें फिर एक प्रश्न और आ जाएगा। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो बताया नहीं कि रिप्लाई बनाए कैसे। देखो ये तो डिपेंड करता है ना कि जो 125 सीआरपीसी की आपकी वाइफ पिटीशन डालेगी उसमें उसने क्या क्या लिखा है, और आप क्या काम करते हैं, वो क्या काम करती है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्टोरी लाइन क्या है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, और लीगल पहलू क्या है। तो ये तो खैर जवाब देना संभव ही नहीं है। बस इतना आप समझ लें कि आपका रिप्लाई आपके लिए सब कुछ है, तो उसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।